मानव का विकास किस प्रकार हुआ, ये हमें गुफाओं के चित्रों के द्वारा पता चलता है। और प्रागैतिहासिक चित्र हमारी मानव जगत को समझने के लिए काफ़ी समृद्धशाली पुख्ता प्रमाण है। आज के इस अंक पे हम उन्हीं प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि पश्चिमी जगत में वे कौन कौन सी गुफाएं हैं जहां पर प्रागैतिहासिक मानवों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। और उन चित्रों को भी देखेंगे जिनके द्वारा यूरोपीय महाद्वीपों में मानव के प्रामाणिक इतिहास मिलते हैं। और उन गुफाओं की बात भी करेंगे जहां पर माना जाता है कि ये प्रागैतिहासिक मानव के सर्वश्रेष्ठ चित्रों के उदाहरण हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के अंक में हम देखेंगे फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाएं और उत्तरी स्पेन से लेकर के दक्षिणी फ्रांस तक जितना ये भूभाग है वहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख गुफाएं हैं, इनका भी आज के अंक में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब मानव सभ्य नहीं हुआ था, उसका ध्यान केवल जिंदा कैसे रहा जाए इसी पर केंद्रित था। वह दिन भर की गतिविधियों को गुफा की दीवारों पर उकेरता रहता था। मानव सभ्यता को समझने के लिए आज सबसे पुख्ता प्रमाण के रूप में आज उन्हीं गुफा चित्रों की वैधता है। तो आपने देखा होगा कि प्रागैतिहासिक जो मानव थे, आदि मानव, वे मुख्य रूप से उनका जो जीवन का उद्देश्य था वो था खाना पीना और जिंदा रहना। तो उनका ध्यान सिर्फ जिंदा कैसे रहा जाए इसी पर था। और दिन भर वे जो भी गतिविधियां यानी कि जो शिकार की गतिविधियां करते थे, गुफा में आने के बाद उन्हीं चीज़ों को वे गुफा में चित्रित करते थे। और आज जब भी मानव सभ्यता को समझा जाता है या मानव सभ्यता के कैसे विकास हुआ, किस प्रकार मानव सभ्य हुआ, जब भी इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च की जाती है तो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को ही देखा जाता है। मानव सभ्यता के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने मानव सभ्यता के काल को विभिन्न चरणों में विभाजित किया है। जैसे किसी भी सभ्यता का अध्ययन करने के लिए या किसी भी टॉपिक का अध्ययन करने के लिए हम किसी भी टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग भागों में। ठीक उसी प्रकार मानव सभ्यता के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने भी मानव सभ्यता को अलग अलग कालों में विभाजित किया है। देखिए, सबसे जो पहला है पुरा पाषाण काल, इसके दो भाग माने गए हैं। पूर्व पुरा पाषाण युग यानी कि 50,000 से 35,000 ईसा पूर्व का, और उत्तर पुरा पाषाण युग 35,000 से 15,000 ईसा पूर्व का। तो जो पुरा पाषाण काल है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। जो दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी 15,000 वर्ष ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तीसरा है नव पाषाण काल 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से 5,000 वर्ष ईसा पूर्व। तो नव पाषाण काल में मानव ने क्रमशः ताम्र, कांस्य व लोहे का पता लगा लिया था। तो जो नव पाषाण काल है, यहाँ से मानव को ये माना जाता है कि उसकी मन मस्तिष्क में प्रमा आ गई थी, बुद्धि विवेक आ चुका था, और वो अब जो भी प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीज़ें थी उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लग गया था। यानी कि कहीं ना कहीं वो एक अप्लाइड साइंस जो उसके माइंड में था वो विकसित हो चुका था। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला। यही हमारा जो मेन हमारा जो एलटी का सिलेबस उसी में दिया गया है। तो आप यहाँ पर एक मैप देख रहे होंगे और इस मैप के सबसे ऊपर जो आपको ऑरेंज कलर का भाग दिख रहा होगा और सबसे नीचे आपको ग्रीन कलर का एक भाग दिख रहा होगा। तो जो हमारे सिलेबस में ऊपर वाला जो ऑरेंज कलर का जो भाग है, इसी क्षेत्र को फ्रैंको कैंटाब्रियन कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में अल्तामिरा, लास्को और फोंत दी गॉम और जितनी भी गुफाएं हैं यहीं पर प्राप्त हुई हैं। तो इन्हीं गुफाओं का अध्ययन हमें ये आज के टॉपिक में करना है। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की अगर हम कला की बारे में बात करें तो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र पुरातत्व और इतिहास के उस क्षेत्र को संदर्भित करने के प्रयोग किया जाता है जो उत्तरी स्पेन से लेकर दक्षिणी फ्रांस तक फैला हुआ है। यानी कि जो ये फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र है ये उत्तरी स्पेन से लेकर के दक्षिणी फ्रांस तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक रूप से एक रूपता रखता है। उत्तर पुरा पाषाण काल में यूरोप का सबसे अधिक घनी आबादी वाला मानव क्षेत्र भी ये था। तो जो ये फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र है ये स्पेन से लेकर के जो उत्तरी स्पेन है वहाँ से लेकर के दक्षिणी फ्रांस तक फैला हुआ था। और पूरा उत्तर पाषाण काल में यूरोप का सबसे अधिक घनी आबादी वाला मानव क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी जो हैं प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं भी प्राप्त होती हैं।
देखिए फ्रैंको कैंट्राबियन क्षेत्र की अगर हम कला के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 6 गुफाओं का अध्ययन किया जाता है। इस जो पूरे फ्रैंको कैंट्राबियन क्षेत्र है, इसमें 6 गुफाएं मुख्य रूप से हैं, जिसमें अल्तामिरा, फोंत द गॉम, ला कम्ब्रेली, लास्को, नियाओ और त्राय फ्रेयर्स प्रमुख रूप से हैं। तो इन 6 गुफाओं में ही काफ़ी सारा अध्ययन का मटेरियल है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अल्तामिरा केव्स की। अल्तामिरा केव्स 1200 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है और आपको यहाँ पर एक इमेज भी दिख रही होगी। तो ये देखिए आप, ये गुफाएं जब खोजी गई थी तो इस तरीके से इस गुफा का द्वार है और यहाँ से अंदर आपको बाहर से नहीं दिखेगा कि कितनी बड़ी ये गुफाएं होंगी, लेकिन जब इनको खोजा गया था तो इसी रूप से इनको खोजा गया था। तो इसका जो मुख्य द्वार है ये। अल्तामिरा केव्स के अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो देखिए प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाया गया चित्र सर्वप्रथम उत्तरी स्पेन में अल्तामिरा गुफा में हाथ की उंगलियों द्वारा फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं वाला था। यानी कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव द्वारा जो रचित चित्र था उसे अल्तामिरा की गुफाओं में ही खोजा गया था और इसमें हाथ की उंगलियों से फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाई हुई थी। अल्तामिरा गुफा को सबसे पहले मारिया सोतुओला नामक 5 वर्षीय बालिका ने देखा था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा भी जाता है कि अल्तामिरा गुफा को सबसे पहले किसने देखा था। और अल्तामिरा गुफा में लाल व काले रंगों का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहूँ कि अल्तामिरा जो गुफा है इसकी जो छत है काफ़ी नीचे है और यहाँ पर जो है ऊंचे कद के जो लोग हैं वो नहीं जा पाते हैं और यही भी माना जाता है कि जो आदिमानव रहा होगा उसका कद जो है 4 या 5 फुट से ज़्यादा नहीं रहा होगा। तो इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं गुफाओं की दीवारों पर तो मिले हैं, छतों पर भी चित्र मिले हैं। और जो ये लड़की थी मारिया सोतुओला नाम की, इसने भी इसको इसीलिए खोज पाया क्योंकि ये एक छोटी सी बालिका थी और वो उस छोटे से सीलिंग के नीचे वो चली गई थी और उसने तब जा कर के इन गुफाओं को पहली बार देखा था। देखिए आप यहाँ पर अब उस सीलिंग के बारे में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो वो दिखाई दे रही होगी आपको। अल्तामिरा गुफा में सर्वाधिक जो चित्र हैं वो गुफा की छत पर ही सुरक्षित है। तो आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से जो यूरोप के लोग हैं उन्होंने किस तरीके से इनको प्रिजर्व करके इन गुफाओं को रखा है। काफ़ी अच्छी वहाँ पर देखिए लाइटनिंग का इस्तेमाल भी किया हुआ है और जितने भी रिसर्चर हैं या ये टूरिस्ट लोग हैं ये वहाँ पर जा कर के देखिए आराम से बैठ कर के उन छतों को निहार रहे हैं, उन गुफा चित्रों को देख रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वो 5 वर्षीय लड़की थी जिसका कद भी इसी गुफा के अनुरूप रहा होगा, उसने इसको इसीलिए खोज पाए क्योंकि यहाँ पर वो आसानी से इंटर कर गई थी। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा क्षेत्र दिखाया गया है। इसमें भी आप देखिए कि गुफा के छत पर काफ़ी सारी जो है जानवरों की पेंटिंग की गई है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इन्होंने मैनेजमेंट अच्छा कर रखा है, इन्होंने काफ़ी अच्छी लाइटनिंग है और जिससे यहाँ पर जो भी चित्र हैं वो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। देखिए अल्तामिरा गुफा में पशुओं को उनके वास्तविक आकार में ही चित्रित किया गया है। यानी कि जिस आकार में उन्हें पशु दिखाई दिया उन्होंने उसी आकार में उसको यहाँ पर चित्रित करने की कोशिश की। अब देखिए आप एक घोड़े का एक भित्ति चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसमें भी उन्होंने देखिए उसका जो अनुपात है यानी कि जो उसका रेशियो है उसके अंग प्रत्यंगों का, तो उन्होंने ठीक वैसे ही उसको बनाने की कोशिश की है। अल्तामिरा गुफा में जिस पशु को सर्वाधिक चित्रित किया गया है वह बाइसन है यानी कि जंगली भैंसा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जंगली भैंसे का जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनाया गया है। यानी कि आपने हिरन भी यहाँ पर देखेंगे, आप बारहसिंगा भी देखेंगे, घोड़े भी देखेंगे, मैमथ यानी कि जो एक हिमयुग के हाथी थे उनका भी यहाँ पे चित्र बनाया गया है। लेकिन सबसे अधिक जिस जानवर का यहाँ पर चित्र बनाया गया है वो बाइसन है। अल्तामिरा गुफा में मानव ने हाथ के स्टेंसिल का उपयोग भी किया है। तो यहाँ पर देखिए आपको कई बार इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि हाथ के स्टेंसिल का इस्तेमाल किन गुफाओं में किया गया है। तो वहाँ पे अगर अल्तामिरा का विकल्प दिया हुआ है तो आप अल्तामिरा के विकल्प के साथ में जा सकते हैं। हालांकि जो हाथ के स्टेंसिल है वो अन्य गुफाओं में भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार के वहाँ पर हाथों का जो है चित्रण किया गया है, उनको स्टेंसिल विधि से बनाया गया है।
अल्तामिरा गुफा में अन्य पशुओं में हिरन, जंगली अश्व, बारहसिंगा, लंबे सींग वाला जंगली बकरा, लंबे कानों वाला एल्क हिरन भी चित्रित किया गया है। अल्तामिरा गुफा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर एक फैक्ट निकल के आया है कि जितने भी यहाँ पर जंगली जानवर बनाए गए हैं उनमें हिरन, जंगली अश्व, बारहसिंगा, लंबे सींगों वाला जंगली बकरा और लंबे कानों वाला एक एल्क हिरन तो चित्रित किया गया है। और अल्तामिरा गुफा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो काफ़ी उच्च कोटि के हैं। उनमें प्रयुक्त होने वाले जो रंग थे या जो भी उन्होंने इस्तेमाल किए जाने वाले खनिज रंगों का इस्तेमाल किया या वनस्पतिक रंगों का इस्तेमाल किया, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ पर इन चित्रों को बनाया था। इसीलिए जो भी यूरोप के कला समीक्षक हैं उनके द्वारा अल्तामिरा गुफा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा गया है। अल्तामिरा गुफाओं को वर्ष 1968 में यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया था। तो कई बार ये फैक्ट भी पूछ लिया जाता है कि अल्तामिरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। अब बात करते हैं दूसरी गुफा की, फोंत द गॉम। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे फोंत द गॉम का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर इस तरीके से वो गुफाएं बनाई गई हैं। इसके अगर हम तथ्यों की बात करें तो फ्रांस में सर्वाधिक अलंकृत फोंत द गॉम की गुफा व्यून घाटी में स्थित है। और फ्रांस में सर्वाधिक अलंकृत गुफा है ये फोंत द गॉम और व्यून घाटी में स्थित है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि व्यून घाटी में कौन सी गुफा जो है स्थित है या फ्रांस की सर्वाधिक अलंकृत कौन सी गुफा है। तो आपको फोंत द गॉम वाले विकल्प में जाना होगा। यहाँ पर लगभग 200 चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई सारे चित्र मिल जाएंगे। इस गुफा में भी महिष और छोटे छोटे हाथियों के चित्र हैं। महिष का मतलब है जंगली जो भैंस है, जिसको आप इंग्लिश में बाइसन कहते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो जानवर चित्रित किया गया वो जंगली भैंस ही है, महिष है, बाइसन है। तो आप इस पर कंफ्यूज न कीजिएगा कि ये महिष, भैंस, बाइसन ये क्या है। तो आप इस विकल्प के साथ में चलिएगा कि सबसे अधिक जिस भी जानवर का चित्रण हुआ है उसमें जंगली भैंसा प्रमुख है। यहाँ पर छोटे छोटे हाथियों के चित्रण भी किए गए हैं। अब देखिए फोंत द गॉम में जो चित्र मिले हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो महिष के यहाँ पर 80 चित्र मिले हैं, जंगली भैंसे के 80 चित्र प्राप्त हुए हैं, जंगली अश्व के 40, मैमथ यानी जंगली हाथी के 23 हैं, बारहसिंगा के 17, जंगली वृषभ के 8 हैं और गैंडे के 2 चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि गैंडे के जो चित्र है वो किस गुफा में है या मैमथ के चित्र किस गुफा में है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फोंत द गॉम गुफाओं को वर्ष 1979 में यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया था। अब हम बात करते हैं हमारी अन्य गुफा की, ला कंबारेली। तो ये गुफा भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे चित्र में कि किस प्रकार इसका जो प्रवेश द्वार है। अब अगर इसके हम तथ्यों की बात करें तो ये गुफाएं फोंत द गॉम की गुफा से अधिक दूर नहीं है, यानी कि फोंत द गॉम की जो गुफा है उसी के समीप ये ली कंबरेली की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ रंगों से बने चित्र नहीं बल्कि केवल उत्कीर्ण रेखांकन है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो ली कंबरेली की गुफाएं हैं यहाँ पर रंगों से चित्र नहीं बनाए गए, सिर्फ उनका रेखांकन किया गया है। अन्य गुफाओं में आपको कलर्ड पेंटिंग्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन वाली पेंटिंग्स ही मिलेंगी। यहाँ के चित्रों की पहचान बड़ी मुश्किल से हुई थी, क्योंकि जब रंग नहीं है तो जो भी रेखाएं थी वो काफ़ी जो है डल हो चुकी थी, काफ़ी धुंधली हो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से इन चित्रों को पहचाना गया था। ली कंबरेली की गुफाओं के अगर हम चित्रों की बात करें तो देखिए यहाँ पर महिष के 37, जंगली अश्व के 116, मैमथ के 13, बारहसिंगा के 14, मानवों की 39, हिरन की 5, सिंह की 5, बकरे की 9, रीछ के 10, हिरनी के 3, पशुमुंड के 7 और भेड़िए के 4 जो है चित्र मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मानव के 39 जो रेखा चित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मानव के रेखा चित्र किस गुफा में मिले हैं। ली कंबारेली की जो गुफाएं हैं इन गुफाओं को 1979 में यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया था। तो ये फैक्ट भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा।
अब बात करते हैं लास्को केव्स की। लास्को जो गुफा है उसके आप देखिए यहाँ पर आपको एक भित्ति चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें काफ़ी सारे जंगली जानवरों के चित्र, जिसमें जंगली भैंसे, बारहसिंगा और अन्य पशु भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब बात करते हैं लास्को के तथ्यों की। फ्रांस की लास्को गुफाओं की खोज ब्रुएल ने 1940 में की थी। फ्रांको कैंटाबियन की यह सर्वश्रेष्ठ गुफा है, तो इसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दर्जा प्राप्त है। फ्रांको कैंटाबियन क्षेत्र की जो ये प्रमुख गुफा है, यहाँ के चित्र सबसे सुरक्षित स्थिति में है। तो अगर सबसे सुरक्षित स्थिति वाले चित्र किस गुफा में है, अगर इस तरीके का प्रश्न आपको आता है तो आप लास्को विकल्प में जरूर जाइएगा, लास्को के साथ में जरूर जाइएगा। यहाँ लाल, काला, पीला, बादामी रंगों से बनाए गए चित्र आपको मिल जाएंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका। लास्को गुफाओं में अंगुली व तूलिका से रंगों को लगाया गया है, साथ ही बारीक चूर्ण को उड़ाकर रंगों पर छिड़का गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार परीक्षा में ये पूछा भी गया है कि बारीक चूर्ण को उड़ाकर रंगों पर किस गुफा में छिड़का गया है। तो लास्को इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ लाल रंग में चित्रित एक गाय का चित्र भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पर तैरते हिरणों का एक चित्र भी प्राप्त हुआ है। कुल 2000 चित्र लास्को में प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा चित्र लास्को गुफा में मिले हैं और सबसे अच्छी कंडीशन में लास्को गुफा में चित्र रखे गए हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रों वाली गुफा भी लास्को को कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप जरूर याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लास्को केव्स की जो पेंटिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो है जंगली जानवरों का चित्रण किया गया है, जिसमें ये एक गाय का चित्र बनाया गया है। देखिए यहाँ पर मानव चित्रण भी मिले हैं, तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है एक मानव को दिखाया गया। हालांकि इसका जो मुंह है, कई सारे इतिहासकार इसे किसी जानवर का कहते हैं क्योंकि इसकी चोंच से निकली हुई है। हालांकि ये चित्र काफ़ी धुंधले हैं, तो ठीक ठीक ये नहीं कहा जाता कि ये किस प्रकार यहाँ पर बनाए गए थे। अब देखिए यहाँ पर 12 सिंगों के चित्र भी बनाए गए हैं। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर लाल, काले, पीले और बादामी रंगों का उपयोग करके इन चित्रों को बनाया गया है। लास्को गुफाओं को वर्ष 1979 में यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया था। तो ये जिस फैक्ट की मैं आपको बात कर रहा था कि 1979 का वर्ष फ्रांको कैंटाबियन क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यूनेस्को ने यहाँ पर 3 से 4 गुफाओं को उस समय विश्व विरासत का दर्जा दिया था। अब बात करते हैं नियाओ गुफा की। नियाओ गुफा को आप देख रहे होंगे चित्र में, तो ये इसका प्रवेश द्वार है और काफ़ी बड़ी गुफा है ये। अब देखते हैं इसके फैक्ट को। नियाओ गुफाएं फ्रांस के पेरिनीज घाटी में विशाल गुफा तारास्कन सुर एरियस से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो पेरिनीज घाटी आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार घाटियों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि किन घाटियों में ये गुफाएं स्थित हैं। यहाँ लाल व काले रंग के बिंदु समूह मिले हैं। इस गुफा को एक कक्ष ऐसा भी है जहाँ पर बहुत आकर्षक चित्र बने हैं, उसे नोइर सैलून के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नियाओ गुफा की एक कक्ष ऐसा भी है जहाँ पर बहुत आकर्षक चित्र बने हुए हैं, उसे नोइर सैलून के नाम से पुकारा जाता है। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नोइर सैलून नाम का कक्ष कौन सी गुफा में है, तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं त्राई फ्रेयर्स की। त्राई फ्रेयर्स एक ऐसी गुफा है जिसको 3 भाइयों के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए इस गुफा का नाम त्राई फ्रेयर्स कहा जाता है। आप चित्र में देख भी रहे होंगे कुछ लोगों को, तो इन्हीं में वो 3 जो भाई हैं और उनके साथ में उनके पिता और 2 श्रमिक भी इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन गुफाओं की खोज हेनरी बैंगवे और उनके 3 पुत्रों ने की थी, इसी कारण इन गुफाओं को 3 भाइयों की गुफा पड़ा था। अब आप देखिए यहाँ पर एक वृद्ध हैं, वह है हेनरी बैंगवे और उनके 3 जो पुत्र हैं और साथ में 2 जो उनके सहायक हैं। इसी गुफा का एक कक्ष सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां गुफा के सबसे सुंदर चित्र अंकित हैं। हालांकि इन गुफाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से प्रश्न आपको बन सकते हैं, मैंने उन्हीं फैक्ट को इस वीडियो के अंदर समाहित किया है। तो देखिए त्राई फ्रेयर्स में एक कक्ष का नाम सेंचुरी नाम रखा गया है, जहां पर इस गुफा के सबसे सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। त्राई फ्रेयर्स के अगर हम अन्य तथ्यों को देखें तो यहाँ पर हिमयुग का एक रक्ष मानव भी अंकित है। संभवतः यह
यहाँ के सबसे बड़े ओझा का चित्र है जो कि 13 फीट की ऊंचाई से पूरी गुफा पर नजर रख रहा है। तो आप देख रहे होंगे बगल में एक रक्ष मानव का चित्र भी अंकित किया गया है और माना जाता है कि ये पूरी गुफा पर नजर रखता है। तो अब ये उनके जो रिचुअल्स रहे होंगे उन आदि मानव के, उन प्रीहिस्टोरिक मानवों के, तो उन्होंने इस तरीके से इसको द्वारपाल की संज्ञा भी कई सारी पुस्तकों में आपको मिलेगा कि ट्राइफेरियर्स के जो द्वारपाल है वो कितने फीट के हैं। तो कई बार इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो ट्राइफेरियर्स है उसमें भी काफ़ी उच्च कोटि के चित्र आज भी विद्यमान हैं। और हमारा आज के अंक का प्रश्न है, जिव्या सोमा मोशे का संबंध किस लोक कला से है? और आपके विकल्प हैं मधुबनी, वारली, सांझी और गोदना। तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देना होगा। हमारे पिछले अंक का प्रश्न था, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की थी? और आपको विकल्प दिए गए थे यामिनी राय, भावेश चंद्र सान्याल, शारदा चरण उकील और सतीश गुजराल। तो शिल्पी चक्र की स्थापना की थी भावेश चंद्र सान्याल जी ने। और इस प्रश्न का सबसे तेज और सबसे पहले सही जवाब दिया गुरपाल धीमान जी, नमिता सिंह, विनय कौशल, ब्लू गेमिंग, अंकित सैनी, गौरव नौटियाल, आरती आर्य, प्रेमा मेहता, रूपा देवी, नितिन सैनी, स्वाति चौहान, हिमांशु गुप्ता, प्रेम हंस राव, अमिता कफलवान, जगदीश रावत, योगेंद्र राजपूत और हेमा सत्यपाल जी ने। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र की गुफाओं का अध्ययन किया। यूके SSC के कल के नोटिफिकेशन से आप जान ही चुके होंगे कि 30 जून 2024 को आयोजित होने वाली LT भर्ती परीक्षा को अब संशोधित करके 18 अगस्त 2024 को आयोजित किया जा रहा है। आई होप अब आप लोगों को काफ़ी समय मिल चुका होगा अपनी तैयारी और अपने नोट्स पूरे करने के लिए। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके जो भी सुझाव हैं उन्हें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पहुंचाइए। अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल और उन सभी विद्यार्थियों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा जो LT की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।